बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाजरीन, जिस तरीके से खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, उसी तरीके से हम लोगों को इंडिया और अफगानिस्तान में दूरियां कम होते हुए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ दूरियां भारत की वजह से बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने आगे बढ़कर राहदारी मंसूबे के अंदर, ट्रांजिट ट्रेड मंसूबे के अंदर भारत की भी शमूलियत का जो है डिमांड सामने रख दी और ये भी थ्रेट दे दी कि सेंट्रल एशिया तक रसाई तभी मुमकिन हो पाएगी अगर भारत को भी रसाई दी जाए। उसके बाद फिर पाकिस्तान का कोरा जवाब और उसके बाद फिर पैदा होने वाला तनाव किस सिमत जा रहा है। क्या ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कोई चीज़ें जो है कशीदगी की तरफ जाएंगी या फिर इस मसले को हल कर लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान ने एक शरारत की या वाकई में सीरियस डिमांड है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियोज़ में दोनों मेहमान। हमारे साथ मौजूद है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर तनाव बढ़ता जा रहा है, स्पेशली रेफ्यूजीज़ के मामले पे बढ़ा, उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया तक रसाई। अब इंडिया की डिमांड कर देना कि जी इंडिया को भी रसाई दी जाए इस ट्रेड ट्रांजिट के अंदर, ये अफगानिस्तान को करना चाहिए क्या? ये तो इंडिया की डायरेक्ट डिमांड होनी चाहिए, जिस तरह पहले भी इंडिया ने रखी थी। अफगानिस्तान क्यों इस तरह की बात करें? देखिए, जो अफगानिस्तान के सदर हैं अशरफ गनी, उनकी अपनी डोमेस्टिक सियासी ज़रूरियात की बिना पर उन्होंने ये एक बयान दाग दिया। और दूसरे ये कि हिंदुस्तान भी सपोर्टिव है। जब अफ़गानिस्तान वाले हिंदुस्तान से बात करते हैं अपनी ट्रेड की, तो वो कहते हैं हाँ हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। देखिए, जो उन्होंने बात कही है वो दुरुस्त नहीं है। अब जो वागा से अफ़गानिस्तान को दो फैसिलिटीज़ हासिल हैं। एक है रेगुलर ट्रांजिट ट्रेड जो कराची के थ्रू होती है, और कराची के थ्रू अफ़गानिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क से चीज़ मंगवा सकता है। हिंदुस्तान की चीज़ें भी कराची के थ्रू अफ़गानिस्तान जा सकती हैं, वो ट्रांजिट ट्रेड में उनको परमिशन है। असल झगड़ा है यहाँ पे वागा के ऊपर। वागा के ऊपर ट्रेड का तरीका ये है, चाहे वो पाकिस्तान की ट्रेड है चाहे वो अफ़गानिस्तान की ट्रेड है, कि ट्रक आते हैं, वहाँ बॉर्डर पे एक एरिया में पहुँचते हैं, उस पे अनलोड होते हैं, फिर जो पोर्टर होते हैं सामान को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इंडियन ट्रक्स में लोड हो जाते हैं। इसी तरह इंडियन गुड्स जब पाकिस्तान आती हैं तो वो उधर अनलोड होती हैं, पोर्टर आते हैं, आगे पाकिस्तानी ट्रक्स में रखते हैं। अफगान सदर ने जो फरमाया है वो ये है कि अफगानिस्तान के ट्रक्स जो है ना वो हिंदुस्तान जाएं, यानी बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान जाएं, वहाँ डायरेक्टली इंडिया वालों को सामान दें, पाकिस्तान उनको ना देखे, और वापसी में हिंदुस्तान का सामान जो है वो लेके अफगानिस्तान इतनी प्राइवेसी सीक्रेसी की क्या जरूरत है? क्या लेके जाना चाह रहे हैं जो इतनी प्राइवेसी चाहिए उन्हें? ठीक है, सामान तो जा रहा है, इवन अदरवाइज भी जा रहा है। नहीं, देखिए, ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने का है। हाँ, अफगानिस्तान को इतराज़ उस वक्त होता जब पाकिस्तान से गुड्स जो इंडिया जाती हैं या इंडिया से सामान जो पाकिस्तान आता है वो एक तरीके से जाता हो, अफगानिस्तान का सामान दूसरे तरीके से जाता हो, फिर तो एतराज़ दुरुस्त नज़र आता है। जब सिस्टम एक ही है, चाहे पाकिस्तान की चीज़ हो अफगानिस्तान की चीज़ हो, और ये इसलिए नहीं होता, ट्रक इसलिए नहीं जाते कि इंडिया पाकिस्तान में एग्रीमेंट नहीं है। या तो इंडिया पाकिस्तान ये एग्री करें कि ट्रक क्रॉस करके दूसरी साइड पे आके अनलोड होंगे, चूंकि ये एग्रीमेंट नहीं है तो वो अफगानिस्तान के लिए एक्सेप्शन पाकिस्तान करने को तैयार नहीं है। दूसरा ये है कि जो इंडियन गुड्स हैं वो अफगानिस्तान वाया वागा नहीं जा सकती, ये भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसाइल की वजह से है। हाँ, अगर अफगानिस्तान चाहता है कि उसको ये सहूलतें मिलें तो उसका बड़ा आसान तरीका है, और वो ये है कि वो हिंदुस्तान वालों से कहे कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करें। प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने में मदद देता है, और उसके बाद कहता है जी पाकिस्तान हमें मदद नहीं करता। पाकिस्तान कोऑपरेट करता है, जैसे मैंने कहा कराची में ट्रांजिट ट्रेड आपकी मौजूद है। पाकिस्तान ने तो कभी जो है हिंदुस्तान के सामान पे कराची से आने पे एतराज़ नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है ये अनरियलिस्टिक है और ये प्रेशर टैक्टिक्स का एक तरीका है, और इसमें अफगानिस्तान कामयाब नहीं होगा। सही, ठीक है। अगर अफगानिस्तान कामयाब नहीं होगा, भारत ने भी इससे पहले डिमांड की, तनवीर साहब, तो ये डिमांड करना वो भी ऐसे टाइम के ऊपर जब रेफ्यूजीज की बात हो रही है, क्या ये रेफ्यूजीज के मसले को भी स्टॉल करने का एक तरीका हो सकता है? नहीं, बात यह है कि इंडिया की वकालत, इंडिया की सिफारिश एक ऐसा मुल्क कर रहा है अफगानिस्तान
جس کی اپنی پاکستان کے ساتھ تجارت پچھلے کچھ مہینوں میں 50% تک کم ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا ترہم بارڈر جو ہے وہ کئی دن بند رہا, چمن بارڈر جو ہے وہاں پہ پاک افغان ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً بند رہی کافی دیر کے لیے. اب یہ صورتحال جو ہے دیکھیے, اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ پاکستان سے تجارتی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے, اور انڈیا کو بہت سہولت مل سکتی ہے اگر پاکستان کا رستہ مل جائے, تو سینٹرل ایشین کنٹریز تک پہنچنے کے لیے کاسٹ کم ہو جائے گی, ٹائم کم ہو جائے گا. ایون اگر امرتسر سے کوئی چیز جموں پہنچانی ہو وایا سیالکوٹ, تو وہ اتنا زیادہ فرق ہے ٹائم میں اور کاسٹ میں کہ اس کو کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم مودی جس طرح کی لینگویج پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پہ استعمال کرتے رہے ہیں, جیسی الزام تراشیاں سامنے آئی ہیں, جس طرح سے بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے, دیکھیے اگر آپ کا طرز عمل سیاسی طور پہ ایسا ہوگا تو پاکستان سے آپ کو توقع رکھنی نہیں چاہیے. یہ تو ایک بات ہے کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات بہتر ہوں تو ان کو سیاسی تعلقات بہتر کرنی چاہیے. لیکن ایک دوسری تھیوری بھی ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ ذرا اس سے بڑھ کے سوچا جائے. ہم نے جنگیں لڑ کے دیکھ لی, ہم نے پوائنٹ سکورنگ کر کے دیکھ لی, ہم نے یہ غیر ریاستی عناصر دونوں طرف سے جو کرتے رہے ہیں. اب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے, لیکن یہ جو بزنس ہے یہ تعلقات بہتر کر سکتا ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ جو شیئرڈ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی وہ بزنس کو فروغ دیتی ہے, پیسے کماتی ہے, پھر اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالتی ہے کہ سیاسی اختلافات کم کریں, ویزے ایزی کریں, عام لوگوں کو فائدہ ہو. دیکھیے انڈیا جو ہے وہ اب چاہ بہار کی طرف سے افغانستان جو ہے اس رستے کو استعمال کر کے جا رہا ہے. تاجکستان پہنچنے کے لیے پاکستان متبادل ذریعوں پہ غور کر رہا ہے. بہت سا سامان انڈیا سے صرف دبئی کے ذریعے آ رہا ہے جس کی کاسٹ زیادہ ہے. اس پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوگی, تب جا کے کوئی بزنس مین انویسٹ کرے گا, نا ادروائز وہ انویسٹ کرنے سے ڈرے گا. اس میں تھیوری میں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اکنامک ریلیشن کو پولیٹیکل ریلیشن سے علیحدہ کر لیں, لیکن جو ہمیں تاریخی تجربہ ہے, چاہے وہ یورپی یونین ہے, چاہے وہ آسیان کا علاقہ ہے جہاں یہ چیزیں کامیابی سے ہوئی ہیں, وہاں ہم نے چیز دیکھی ہے کہ پولیٹیکل کانفلکٹ کو ڈیفیوز کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر بزنس, ہاں تب بزنس بڑی ہے. دیکھیے آسیان کنٹری یعنی یورپی یونین کو چھوڑ دیجئے, وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوتا ہے. آسیان کنٹریز میں 60s میں سیریس کانفلکٹ تھا. اچھا انہوں نے اس کانفلکٹ کو ڈیفیوز کیا, ساتھ ساتھ ٹریڈ کو بڑھا دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ آپ فریز کر دیں, اس میں آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, پروپیگنڈا کریں, اور پیور اکنامک کو آپ آگے چلا سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں چلا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایٹ دی سیم ٹائم مودی سرکار جو الیکٹ ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں الیکٹ ہوئی ہے, ایک تو اکنامک سچویشن صحیح کرے گی, دوسرا پاکستان کے خلاف نعرے لگا کے. اب یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی کیسے چل سکتی ہیں؟ آپ اکنامک گین بھی چاہ رہے ہیں, ہم سے ہی گین چاہ رہے ہیں کہ آپ سی پیک کے اندر بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی سی پیک کو انڈیا سے رسائی دی جائے, اس کے بعد پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کی جائے افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا میں جانے میں, اور دوسری طرف ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, اپنے یوم آزادی پہ بات کر دیتے ہیں. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا ہندوستان کا, اور اس میں اب افغانستان بھی شامل ہو جاتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز کو سیپریٹ بالکل کٹ آف کر دیا جاتا ہے. لیکن عملی طور پر آپ کو جیسچر, دیکھیے ہر چیزیں ریسیپروکل ہیں. اب بڑا سمپل سا یعنی ڈپلومیسی کا اصول ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی چیزیں واگا سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا جائیں. ٹھیک ہے, آل رائٹ فائن. آپ بتائیے اس کے ریٹرن میں آپ پاکستان کو کیا دیتے ہیں؟ اس کے ریٹرن میں پاکستان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کم از کم, یہ پاکستان یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دوسری بات بھی ہے. دیکھیے میں معذرت سے کہوں گا, جب بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, جو وکٹم ہوتا ہے, جو سفرر ہوتا ہے, وہ عام آدمی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جناب, سمجھوتا ایکسپریس بند کر دو, ٹریڈ بند کر دو, یہ جو ہے جہاز یہ نہیں ہو سکتے, یہ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں. میں ایک کنزیومر ہوں, مجھے ایک چیز 10 روپے کی مل سکتی ہے, وہ جناب دبئی سے آ کے یہاں پہ میں 50 روپے خریدنے پہ ہوں. یہ جو تعلقات ہیں سیاسی, یہ بزنس سے علیحدہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں اس کو ذرا ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ لوگوں کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے. دیکھیے اس میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جو ٹوٹل ڈسرپشن ہوئی ہے ریلیشنز کی انڈیا اور پاکستان کی, وہ صرف وار میں ہوئی ہے. 65 میں ہوئی, 7 ہوئی, اور اس کے بعد یہ ریلیشن ہے. اور اس وقت بھی ٹریڈ انڈیا پاکستان کی چل رہی ہے. آپ کے ہاں اچھی خاصی سبزی جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے, خاص کر لاہور میں, وہ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے, انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کا سامان بھی جاتا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات یہ, اگر آپ کبھی واگا کراس کر کے دوسری طرف جائیں, ہماری طرف اتنے ٹرک کھڑے نہیں ہوتے جو سامان ادھر لے جا رہے ہوتے. وہاں انڈیا میں اگر چلے جائیں 2-2 میل تک آپ کو انڈین ٹرکس کی لائن لگی ہوئی ہے,
क्योंकि सामान पाकिस्तान में आ रहा है। तो तजारत तो है और तजारत रहेगी, लेकिन अगर आप इसको बूस्ट देना चाहते हैं तो बूस्ट हमेशा आपको पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्ड करनी ठीक है, और पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक बेहतर नहीं होगी, ये जो रंजिशें हैं ये दूर नहीं होंगी, तब तक बिजनेस आगे नहीं चल सकता। और डेफिनेटली अगर इकोनॉमिक मफाद चाहिए, चाहे वो इंडिया डायरेक्टली बोले या अफगानिस्तान को अपनी जबान देकर बोले, तो पहले तो आप अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करें ना, नरेंद्र मोदी की जरा जबान को लगाम दें, उसके बाद फिर अपनी जबान जो अफगान के भी झेल रहे हैं वो है 9/11 के होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ गई जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबी, सबसे तवील जंग है, और इसके अलावा इसके अंदर जानी नुकसान अब तक इतना हो चुका है कि जिसका अभी तखमीना लगाना भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, इराक हमने देखा, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, अब शाम को देखिए क्या हाल हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, कब ये जंग खत्म होगी? देखिए, ये जो जंग जो 9/11 से शुरू हुई है, मेरा ख्याल है अभी तवील अरसे तक चलती रहेगी। और बैनुल-अक़वामी सियासत में 9/11 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आए जो इससे पहले कोई इतने मशहूर या अहम नहीं थे। और उसमें प्रॉब्लम ये हुई है अमेरिका की, जिसको जोन था कि अपनी कुव्वत से वो मामलात को तय करवा सकता है, मिसकैलकुलेशन अफ़गानिस्तान के बारे में ये हुई। जब अफ़गानिस्तान में एक्शन लिया तो पाकिस्तान की अपनी थिंकिंग, अमेरिका की अपनी थिंकिंग ये थी कि अफ़गानिस्तान का तो मसला नहीं है, 2 महीने में हम एक्शन लेंगे, तालिबान भाग जाएंगे, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत करके हम वापस अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वो जो मूवमेंट्स तालिबान और दूसरी मूवमेंट्स जो डेवलप हो गई थी, उन्होंने अपनी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप कर ली थी, इश्यूज इतने अहम हो गए थे कि वो उनको ख़त्म नहीं कर सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने की, जिसकी सज़ा आज हम सारी दुनिया मिडिल ईस्ट खासकर भुगत रहा है, लिबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, ईरान और जो है सऊदी अरेबिया के झगड़े चल रहे हैं, हम फंसे हुए हैं 9/11 से। देखिए, अमेरिका ने जो एक बड़ी गलती की कि अफ़गानिस्तान में एक्शन के बाद अफ़गानिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन का काम, रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो इराक में जा कूदे और वहाँ जाके ऐसे उलझे कि पूरा खित्ता जो है उन्होंने उलझा दिया। अच्छा, उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक अजीब सा डिवीजन भी क्रिएट हो गए तनवीर साहब। अब जब भी कोई ऐसा कोई वाइट शख्स अटैक करता है दूसरे ममालिक के अंदर तो उसको लोन अटैक बोला जाता है, लोन वुल्फ बोला जाता है, लेकिन जब कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है तो फिर उसको टेररिस्ट अटैक, एक परसेप्शन भी तो डेवलप हो गया। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अमेरिका का नुकसान क्या हुआ था, $10 अरब का नुकसान हुआ था, 3000 लोग मारे गए थे, 6000 जख्मी हुए थे। हमने क्या कॉस्ट पे की? हमने ये किया कि हमारे 60,000 लोग की जानें गई, हम $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान कराया, और सारी कुर्बानियां देने के बाद आज 15 साल बाद भी हम मुजरमों के कटहरे में खड़े हैं। आज भी देखिए, ये जो अमेरिका की हुकूमत अमली थी 9/11 के बाद, उससे मज़ीद रिएक्शन पैदा हुआ और मज़ीद दहशतगर्द पैदा हुए, और मज़ीद दहशतगर्दी जो है वो उसने जन्म लिया। पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं, एक तो दुनिया भर में मुसलमान डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बने। पाकिस्तान में कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई। अच्छी बातों में एक ये है कि देखिए, हमने नादरा का रिकॉर्ड और क्राइम को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी सीखी, ये एक बेहतरी। हमारी फौज की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, हमारी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ आज यकसू है। कोई बंदा दहशतगर्दी को या इसको कोई असासा कालादम तंजीमों को अब नहीं समझता। ये कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं जो पाकिस्तान को, ठीक है, उसके ऊपर काबू पाने की जरूरत है, और डेफिनेटली काबू पाते रहेंगे। लेकिन जितना जानी नुकसान अब तक हो चुका है, पूरी दुनिया को यह सोचना होगा कि क्या हम दहशतगर्दी की इस जंग को खत्म करने के करीब भी हैं, या ये आग है जिसके अंदर ईंधन डालते जाएं और ये सुलगती रहेगी। क्या इसी तरह चलता रहेगा? हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक ऐसे जवान को सलाम, हमारा सलाम, जिसने पाकिस्तान के लिए BRB कनाल की जगह पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अपनी जान कुर्बान कर दी, और उनका नाम है अजीज भट्टी शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद।